हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी इन डेप्थ। तो आज हम लोग देखेंगे रश्मि खलीडे के 10th एडिशन का चैप्टर नंबर 9 का मॉड्यूल 9.2 का प्रॉब्लम नंबर 12, जो कि कह रहा है टू स्केटर्स, one with mass 65 kg and the other with mass 40 kg stands on an ice rink holding a pole of length 10 meter and negligible mass। ठीक है, starting from the ends of the pole, the skaters pull themselves along the pole until they meet. How far does the 40 kg skater move? क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये दो स्केटर हैं, मैं उसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक रॉड है, ठीक है। इसका लेंथ है 10 मीटर। मान लो इस वाले इधर लेफ्ट साइड वाले स्केटर का वेट है 40 kg और इस साइड वाले का 65 kg। ठीक है, तो ये दोनों, ये आइस रिंक है, ठीक है, इस पे स्केटिंग किया जाता है, ये आइस रिंक है। तो ये 40 ये दोनों स्केटर्स जो हैं वो रॉड को पुल करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक जगह जाके मिलते हैं। तो बताना है कि 40 kg वाला मास वाला आदमी कितना दूरी तय किया होगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा सेंटर ऑफ मास एंड इट्स पोजीशन के बेसिस पे। ठीक है, तो अब समझिए कि पहले मैं थोड़ा सा डेफिनेशन दे देता हूँ कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। सेंटर ऑफ मास किसी भी मास के सिस्टम का, जैसे 2 बडी है 3 बडी है, किसी भी मास के सिस्टम का एक ऐसा सिंगल पॉइंट होता है जो ऐसा बिहेव करता है मानो कि सिस्टम का सारा मास उस सिंगल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड हो। क्या हुआ इसका मतलब, अभी समझते हैं। मान लो कि कोई दो मास है, मास m है, दो ऑब्जेक्ट है मास m का, और उसे कनेक्ट किए हुए एक पतले रॉड के द्वारा। ठीक है, लाइट रॉड है जिसका नेग्लिजिबल मास है। ठीक है, तो इन दोनों मास के बीच एक सिंगल पॉइंट कोई ऐसा होगा जो ऐसा बिहेव करेगा जैसे कि मानो कि सिस्टम का पूरा मास m प्लस m2m उस सिंगल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड हो। कैसे समझेंगे भाई इस बात को? तो देखो, किसी भी मास को हम कैसे होल्ड जब करते हैं, कैसे करते हैं, मास है उसका, कुछ मास है m, उसको होल्ड करते हैं, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगता है ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमें अपवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगाना होता है, तब वो स्टेशनरी रहता है। तो उसी तरह सिस्टम में एक सिंगल पॉइंट ऐसा होता है जब हम उस सिंगल पॉइंट पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, कितना, सिस्टम का जो टोटल मास है कितना है m प्लस m2m टाइम्स g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो सिस्टम स्टेशनरी स्टेट में रहता है, किधर भी मूव नहीं करता है। तो वो सिंगल पॉइंट कहलाता है उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो उसी तरह इस प्रॉब्लम में अगर देखिए तो यहाँ एक 40 kg मास है, एक 65 kg वाला मास है, ठीक है, और 10 मीटर का ये रॉड है। ठीक है, और एक बात मैं बता देता हूँ कि ये जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था, दो मास है mm का और बीच में एक लाइट रॉड है, उसका मान लीजिए लेंथ है 5 मीटर, तो उसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट बीच में, एग्जैक्ट मिडिल में, यानी कि इधर से भी 2.5 चलेंगे, उधर से भी 2.5 चलेंगे, तो वहां पे सेंटर ऑफ मास होगा मेरा। लेकिन क्या होगा अगर मैं मास बढ़ा दूं, एक तरफ का मास अगर बढ़ा दूं, तो सेंटर ऑफ मास भारी वाले मास की तरफ हल्का सा शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह अगर मास को मैं सेम रखूं mm, लेकिन रॉड का लेंथ थोड़ा बढ़ा दूं, जहां पे मैं होल्ड किया हुआ था अब लेंथ इधर बढ़ा दिया, तो अब सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें। तो अब इस एग्जांपल में देखिए, लेंथ है रॉड का 10 मीटर, मास नेग्लिजिबल है, और ये 40 kg मास है, ये 65 kg मास है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, मिडिल में नहीं, भारी वाले मास की तरफ शिफ्टेड होगा थोड़ा। ठीक है, ये होगा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन इस तरफ, कुछ बीच में तो नहीं होगा, ये भारी वाले मास की तरफ ही होगा। तो जो सेंटर ऑफ मास जहां पर है उस पोजीशन को हम मान लेते हैं ओरिजिन, ओ।
ओरिजिन O, और हमें निकालना है कि ये 40 kg वाला कितना चलेगा। मान लेते हैं कि ये स्टार्टिंग में जो 40 kg वाला वेट वाला आदमी था उसका यहाँ ओरिजिन से पोजीशन था x मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स, ठीक है 10 माइनस एक्स ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रिंसिपल लगता है क्या कि देखिए सिस्टम में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, आई सिंक है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, सिर्फ इंटरनल फोर्स ही एक्ट कर रहा है। सिस्टम के कौन कौन हिस्से हैं, ये एक 40 kg वाला लड़का, एक 65 kg वाला लड़का और ये रॉड, और ये दोनों ही फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है जो कि वो एक्ट कर रहा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब भी अगर सिस्टम में नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होता है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट में था तो वो रेस्ट में ही रहेगा, चाहे कितना ही इंटरनल फोर्स एक्ट करे और अंदर में कुछ भी इधर उधर मूवमेंट हो, लेकिन सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी रहेगा। या फिर अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है सेंटर ऑफ मास पहले से और कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा तो भी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बना रहेगा, उसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है, देखिए क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास में कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा, यानी कि वो जिस स्टेट में था उसी स्टेट में रहेगा। तो वो किस स्टेट में था, इनिशियली रेस्ट पे था, कोई वेलोसिटी नहीं थी उसमें, तो अभी भी कोई वेलोसिटी नहीं रहेगी चाहे इंटरनल फोर्स एक्ट करे या ना करे। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, अब ये भी इधर से चल रहे हैं, ये भी इधर से चल रहे हैं रॉड को पुल करते हुए, अब कहीं पे जाके वो मिलते हैं तो हमको बताना कि 40 kg वाला कितना चला होगा। अब आप पहले ये बताइए कि ये कहाँ पे मिल सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये सेंटर ऑफ मास पे ही मिलेंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि यहाँ पे मिल जाए या यहाँ पे मिल जाए। मैं इस बात को आपको समझाता हूँ। अगर आपको ये लग रहा है कि ये ज़्यादा स्पीड आ रहा होगा रॉड को पुल करते हुए, ये थोड़ा स्पीड ये कम आ रहा होगा, तो हो सकता है कि ये यहाँ चला जाए और ये यहाँ तक पहुँचे और यहाँ पे मीट करे। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा कि ये लड़का यहाँ इस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को पार कर जाएगा, तब सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, उन दोनों मास के बीच में ही तो होगा। तो सेंटर ऑफ मास कहीं पर यहाँ पर हो जाएगा या यहाँ पर हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता, इसमें वेलोसिटी नहीं आ सकती, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये थोड़ा तेजी आ जाए, ये स्लो रहे, तो ये सेंटर ऑफ मास को क्रॉस करके यहाँ पे मीट कर जाए। ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये यहाँ पे क्रॉस करेगा और ये यहाँ से आ रहा होगा तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, या मिल भी जाता है यहाँ पर तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा, यहाँ पर होगा। तो ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वो अपने पोजीशन से हिल नहीं सकता सेंटर ऑफ मास, क्योंकि उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। दिस मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, क्योंकि इनिशियली जीरो था, ठीक है। तो अब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन का क्या फॉर्मूला होता है, XCOM इज इक्वल्स टू क्या होता है, m1x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो अब देखिए कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हमने क्या माना था, ओरिजिन, और ओरिजिन का वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो यहाँ जीरो पुट कर देंगे, ऊपर क्या हो जाएगा m1x1। तो अब यहाँ पे याद रखिए x1 क्या माना है, इसका ये जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, कितना करेगा, तो x करेगा, अभी मैंने समझा दिया x करेगा। लेकिन आप देखिए कि ये x का क्या वैल्यू है, निगेटिव है, ठीक है ना, ओरिजिन के इस तरफ है ये, तो हम इसको माइनस x लेंगे, तो माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस m1x1 और प्लस इसका क्या हो जाएगा, सॉरी m1x ही रहने देते, m1x, और इसका क्या हो जाएगा m2, और x2 का क्या वैल्यू था 10 माइनस x, ठीक है। और नीचे वाला टर्म उधर क्रॉस मल्टीप्लाई जीरो के साथ होगा तो वो जीरो बन जाएगा, ठीक है।
इतना तो आप समझ में ही आ रहा है कि ये 0 है इसका वैल्यू, तो ये नीचे वाला ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो मेरे पास ये इक्वेशन बचेगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं आगे। यानी कि क्या है, माइनस m1x प्लस 10m2 माइनस m2x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये है। अब वैल्यू रख देते हैं m1 का और m2 का, माइनस 40x प्लस 10 इंटू 65 माइनस m2 क्या है 65x इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस 105x प्लस 650 इज इक्वल्स टू 0। अब ये उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 105x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा। इसका क्या मतलब हो जाएगा, x का क्या वैल्यू आ जाएगा, 5 से अगर इसको घटाएं तो इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आएगा 6.2 मीटर, अप्रोक्स 6.2 मीटर। यानी कि 40 kg वाला मास वाला जो लड़का है वो चलेगा 6.2 मीटर, ठीक है, तब वहां पे वो मीट करेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और एक बात याद रखना, अगर दोनों मास कोइंसाइड कर जाएंगे ना तो सेंटर ऑफ मास तो उसी पॉइंट पे रहेगा, तो सिंपल सी बात है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।